आज मैं बहुत खुश था क्योंकि आज मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से हुई थी। राधिका को मैंने एक शादी के फंक्शन में देखा था और पहली बार में ही उसके प्यार में पड़ गया। वो इतनी सुंदर थी कि मैंने कुछ ही दिनों में उसके घर वालों से उसका हाथ मांग लिया और वो भी तुरंत ही राजी हो गए क्योंकि मुझे अच्छी नौकरी थी। 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज मेरी और राधिका की शादी हुई और आज वो मेरे साथ थी। ये 3 महीने मेरे लिए 3 सालों जैसे बीते। मुझे उससे बात करनी थी, उसकी मीठी आवाज़ सुननी थी, पर बाद में खुद को ये समझा लेता कि जितना लंबा इंतजार उतना ही गहरा प्यार। जब से हमारा रिश्ता तय हो गया था मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता ही जा रहा था। वो 22 साल की सुंदर लड़की थी और मैं भी 26 साल का सुंदर नौजवान लड़का। राधिका मेरी माँ की सहेली की ही बेटी थी, इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं थी। आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो मेरी पत्नी के रूप में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मैं यही सोचे जा रहा था कि कमरे में वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसे दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। मैं धीरे से अंदर गया और उसके पास जाकर बैठ गया। मुझे लगा कि उसके हाथ कँपकँपा रहे हो। वो बहुत घबरा रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया पर उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। शायद वो शर्मा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा और तुमसे इतना प्यार करूँगा कि जितना किसी ने भी नहीं किया होगा। वो इतनी सुंदर लग रही थी मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा ही मेरे सामने बैठी हो। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था। मैं उसकी तारीफ़ किए जा रहा था पर उसके चेहरे पर जरा सी भी हंसी नज़र नहीं आ रही थी। शायद वो शर्मीली हो पर वो बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी। उल्टा लग रहा था कि वो रो रही हो। मैं उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। उतने में उसने कहा कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनते ही मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया था। थोड़ी देर पहले मैं बहुत खुश था पर अब उसके ऐसे व्यवहार से मेरा चिड़चिड़ हो रही थी। मुझे लगा कि उससे कुछ नहीं हो रहा है, बस मैं उसके पास ना जाऊं, इसलिए बहाना बना रही होगी। इसलिए मैं कमरे से बाहर आया और मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, उसे दवाई की ज़रूरत है, ऐसा घर वालों को बताने की सोची। ये सब सोचते हुए मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। घर के सभी लोग सो गए थे। मैं दवाई ढूंढ रहा था। मैं जैसे ही अंदर जाता उतने में मेरे मौसेरे भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा कि सब कुछ ठीक है ना। हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, बस राधिका की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए दवाई ले जा रहा था। उतने में वो कहने लगा कि लड़कियां शादी की पहली रात को ऐसे ही बहाने बनाती है। जब उसे उसका पति पसंद नहीं होता और उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की जाती है तो वो ऐसे ही बहाने बनाती है। उसने मुझसे ये सब कहा लेकिन मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, पर मुझे घर का माहौल बिगाड़ना नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। थोड़ी देर पहले मैं यही सोचे जा रहा था कि राधिका के पेट में दर्द हो रहा होगा, पर अब भाई की बातें सुनकर यही लग रहा था कि क्या सच में उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर उसे मैं पसंद नहीं था तो उसने हाँ क्यों कहा। पर जहाँ तक मुझे पता था उसके घर वालों ने उसकी मर्जी जानकर ही इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी। अगले पल लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई ने जानबूझकर ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में भरा हो, पति पत्नी का रिश्ता खराब हो, इसलिए कभी कभी लोग पत्नी के बारे में ऐसा कुछ कहते होंगे। और अगर मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं तो इस पर भी लोग कहेंगे कि शादी की पहली रात को पत्नी को अस्पताल क्यों ले गया। आखिर राधिका को क्या हो गया था कि उसकी तबीयत ही बिगड़ गई। लोग ऐसी चीज़ों पर बहुत गौर करते हैं और उसे गलत रंग देते हैं। हमारे सारे रिश्तेदार हमारे साथ खूब घूमे थे। मैंने बहुत खर्च किया था और शादी भी बहुत धूमधाम से की थी। हम ज़्यादा अमीर भी नहीं थे पर शादी में हमने अपने हैसियत से ज़्यादा खर्च किया था, जिसकी वजह थी मेरी अच्छी नौकरी। ऐसी स्थिति में शादी के पहले दिन अगर मैं राधिका को अस्पताल ले जाता या फिर डॉक्टर को ही घर बुलवा लेता तो। खैर मैं कमरे में गया, राधिका को दवाई दी और उसे आराम करने के लिए कहा। लाइट बंद करके मैं बाहर हॉल में आ गया। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं सोफे पर बैठ गया और सब कुछ सोचते सोचते कब आग लग गई पता ही नहीं चला। माँ की आवाज़ से मेरी आँख खुली। सुमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, तुम्हें पता है ना, मुझे सुबह 6 बजे चाय पीने की आदत है। बस चाय के लिए ही बाहर आया था और कब आकर सोफे पर आग लग गई पता ही नहीं चला। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन बाकी के रिश्तेदारों ने तुम्हें ऐसे यहाँ देख लिया तो क्या सोचेंगे? इसी बात को गलत रंग दे देंगे। जाओ तुम अपने कमरे में। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में से बाहर आ गए। मेरा उदास चेहरा देखकर उन्हें कई बातों का अंदाजा आ गया होगा
वो सभी मुझे कुछ नहीं बोले, पर मेरी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। मैं चेहरे पर से तो खुश होने का जता रहा था, पर शायद मेरे मन की अवस्था मेरी आंखें बयां कर रही थी। माँ ने मुझे राधिका को देखने के लिए अंदर भेजा। देखा तो राधिका बेड पर नहीं थी। वॉशरूम में से पानी की आवाज़ आ रही थी, पर सामने का दृश्य देखकर मेरी पलकें गीली हो गई थी। मैं इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सफ़ेद चादर पर लाल धब्बे थे जो मुझे कुछ अलग ही बात जता रहे थे। मुझे नहीं पता क्या था। मतलब मैं जब कमरे से बाहर आया तो मेरे पीछे कोई तो कमरे में आया था और उसने मेरा हक छीन लिया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने तो मेरे दिल पर बहुत गहरे जख्म कर दिए हो। जब राधिका वॉशरूम से बाहर आई तो मैंने उससे उन धब्बों के बारे में पूछा तो वो थोड़ी घबराई सी लगी, मानो उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता ना हो। वो स्तब्ध होकर चादर की तरफ देखे जा रही थी और मैं गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। मैंने उससे कई सवाल किए पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इन सब के बारे में जानना है। क्या है ये सब? साफ साफ बताओ, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुन तो वो और घबराई गई और बोली कि मुझे 3 महीने का समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। बस अभी कुछ मत पूछना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लग रहा था जैसे वो कोई बहाना बना रही हो। मैंने कहा कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तुमने मुझे अपने पास आने नहीं दिया और फिर ये दाग। मैंने प्यार की खातिर तुमसे शादी की और प्यार में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं किया। पर अब लग रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो तुम मुझे 3 महीने के बाद ही बताओगी? मैं 3 महीने नहीं रुक सकता। घर में किसी को कुछ पता ना चले, इसलिए मैं धीरे पर गुस्से से ही बोल रहा था। मैं नहीं चाहता था कि ये बात हमारे कमरे से बाहर जाए। मैं ऐसा व्यक्ति था जो मौत के बाद भी अपना रहस्य किसी को बताता नहीं था। मेरा गुस्सा देखकर राधिका बहुत डर गई थी और रोने लग गई। उसे रोता देख पर मुझे बुरा लग रहा था। चाहे कुछ भी हो, थी तो वो मेरा पहला प्यार ही ना। पर मन में यही सवाल था कि आखिर किसने मुझसे मेरा ये हक छीना। क्या सोचकर मैंने शादी की थी और 2 दिन में ही मेरी पत्नी ने मुझे मेरी नज़रों में ही गिरा दिया। चेहरे से इतनी मासूमी दिखने वाली राधिका अंदर से इतनी बुरी होगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे भाई का पहले से ही मिलनसार स्वभाव था। मैंने में 3-4 लड़कियों से संबंध रखकर वो चला जाता था, उनके साथ घूमता फिरता। पर घर की खुद की भाभी के साथ ऐसा कुछ करेगा, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर शक तो मुझे विपुल पर भी आ रहा था। आखिर उसकी घड़ी मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैंने अपनी बाइक की चाबी ली और निकल गया घर से। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मुझे ही बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। दिल अंदर से टूट सा गया था। रात कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मम्मी पापा के बार बार फ़ोन आ रहे थे। जैसे तैसे खुद को समझाते हुए मैं घर लौटा। मैं उन पुरुषों में से नहीं था जो अपने अपमान का बदला स्त्रियों पर अत्याचार करके लेते हैं। माँ कहने लगी कि नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कहाँ चला गया था। मैंने कुछ नहीं कहा। सभी का खाना हो गया था और मेरी तो भूख ही मर गई थी, इसलिए मैंने ऐसा दिखाया कि मैं खाना बाहर से ही खा कर आया हूँ। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा, पर मुझे राधिका से कोई बात नहीं करनी थी। मैं कमरे में गया था। बहुत अंधेरा था। लाइट ऑन की तो देखा राधिका सो रही थी, खुद को कंबल में पूरी तरह से लपेटे हुए। ब्लैंकेट हटाते ही मैं कुछ पल के लिए रुका, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और तकिए कुछ इस तरीके से रखे थे मानो कोई सो रहा हो। वो अब यहाँ नहीं थी तो कहाँ थी? वो मुझे उसके बारे में गलत सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। मेरे कदम अपने आप ही मेरे भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं अभी उसके कमरे में थोड़ी दूरी पर था, तब किसी की तो बोलने की आवाज़ आ रही थी। ये जानी पहचान सी आवाज़ राधिका की लग रही थी। किसी से तो बात करने की आवाज़ गैलरी में से आ रही थी। मैं अभी तक उसके कमरे तक नहीं पहुंचा, पर खिड़की से आने वाली आवाज़ मुझे और गुस्सा दिला रही थी। राधिका शायद फ़ोन पर किसी से तो कह रही थी कि नितिन को कुछ पता नहीं चलेगा, और तुम्हें तो पता ही है ना कि कोई भी पति ये सहन नहीं करेगा। अगर उसे सच पता चल गया तो वो मेरी जान ही ले लेगा। कल रात मैंने उसे जैसे तैसे अपने से दूर रखा। वो और भी बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन मेरे कानों को वो सुनने की हिम्मत ही नहीं थी। तुमने मुझे धोखा दिया राधिका। मैं उल्टे पैर अपने कमरे में लौट आया। मुझसे अब रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे शादी के लिए क्यों हाँ कहा? अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो ये सुनकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। तब वो कहने लगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती।
मुझे उसका हर शब्द झूठ लग रहा था। झूठ मत बोलो राधिका, और अगर वैसा कुछ नहीं है तो मुझसे दूर जाने के बहाने क्यों ढूंढती रहती हो। तब वो बोली कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती, तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आखिर मेरी पत्नी को मुझसे दूर रहने के लिए कौन कह रहा था। मैं अंदर ही अंदर जल भून रहा था, पर फिर भी घर में कोई तमाशा ना हो इसलिए मैं चुप बैठ के एक किनारे सो गया। समय बीतता जा रहा था और मैंने ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया था। मेरा अपने परिवार वालों के सामने उसके लिए नज़रिया अच्छा था। मुझे लोगों को किसी भी तरह का मौका नहीं देना था। वो मुझे छोड़कर सभी से बात करती थी। वो घर वालों का बहुत ख्याल रखती थी, घर के सारे काम करती, लेकिन जब रात को कमरे में आती तो कहती कि कभी मेरे पेट में दर्द है तो कभी पैरों में। मुझे दूर रखने के लिए ये सब कर रही है, ये मुझे साफ नज़र आ रहा था। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। मन की भावनाओं को मैंने अपने अंदर ही दबा लिया था। मेरे कमरे में आने से पहले ही वो खुद चादर ओढ़कर सो जाती थी। एक दिन मैं ऑफिस के लिए जल्दी चला गया, 2 घंटे पहले ही चला गया था, इसलिए जल्दी भी आ गया था। मैं जब घर लौटा तो फ्रेश होने कमरे में गया, देखा तो राधिका नहीं थी। मैंने राधिका को सब जगह देखा पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। मैं जो कुछ कह रहा था उसे सुन माँ ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगी कि तुम इतनी जल्दी भूल गए। मैं तो माँ की तरफ देखने ही लग गया। अब हैरान होने वाली बारी मेरी थी। मैंने कहा मैं कब ले गया राधिका? अरे तुमने खुद ही तो उसे तुम्हारे भाई के साथ भेजने के लिए कहा था। मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ थोड़ी परेशान सी लगी। फिर मैंने ही जानबूझकर कहा कि हाँ हाँ याद आया, मैंने ही तो कहा था। काम के स्ट्रेस के कारण मैं तो भूल ही गया था। मैं वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में आ गया। दिल अंदर से जल रहा था। आखिर मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ ये घर छोड़कर चली गई। माँ मेरे कमरे में ही चाय लेकर आ गई। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया था और अभी तक दोनों लौटे नहीं थे। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाज़ा खुला और वो अंदर आई। मुझे देख थोड़ी हैरान और परेशान सी लग रही थी। कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपके भाई के साथ डॉक्टर के पास गई थी। ये सुनकर पता नहीं क्यों पर मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, पर वो मुझसे जो झूठ बोल रही थी उस वजह से मेरा शक और गहरा होता जा रहा था। फ़ोन और पर्स टेबल पर रख वो वॉशरूम चली गई। तभी मेरी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी। फ़ोन में उस दिन का कॉल रिकॉर्ड चेक किया और देखा तो उसमें उस समय पर उसकी बहन का नंबर था। मैंने वही नंबर डायल किया तो सामने से एक मर्दानी आवाज़ सुनाई दी। मेरे शरीर में तो मानो बिजली से दौड़ गई थी। वो आवाज़ मेरे लिए पूरे तरीके से अजनबी थी। ना तो आवाज़ मेरे भाई की थी और ना मेरी साली की। मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं हो पा रहा था। उतने में राधिका के आने की आवाज़ आई और मैंने झट से फ़ोन टेबल पर रख दिया, पर जल्दी जल्दी में वो मेरे हाथ से छूट गया और नीचे गिर गया। फ़ोन की डिस्प्ले टूट गई थी। मुझे देख बोली कि क्या हुआ नितिन, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? मुझसे अब रहा नहीं गया और मैंने उसके खींच के थप्पड़ मार दिया और कहा कि आज किसके साथ गई थी तुम? उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और उतने में उसे उल्टी सी आई और वो वॉशरूम में चली गई। बाहर आने के बाद वो रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली कि प्लीज़ मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो, मेरा किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं है। और इतना कहते ही वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। पर उसकी ऐसी हालत देखकर भी मुझे दया नहीं आई। मेरे मन में सवालों का बवंडर उमड़ रहा था और अब इसकी ऐसी हालत देखकर मेरे मन में यही आया कि कहीं ये किसी के बच्चे की माँ तो। उतने में मेरा भाई अंदर आया। उसे देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ भाभी को, क्या किया तुमने इसके साथ? मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था और मैंने उसे राधिका के पास से ढकेलते हुए पीछे किया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? मैंने आज तक कभी भी इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। उतने में माँ मेरे कमरे में आई और राधिका को देख घबरा गई। फिर हम सब उसे अस्पताल ले गए। माँ बहुत डर गई थी। रात के 11 बजे राधिका की बहन और उसका पति आए, पर उन्हें किसने बताया कि हम अस्पताल में हैं। तब वो बोली कि थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया था। जब हम घर पहुँचे तो पता चला कि राधिका अस्पताल में है। थोड़ी देर बाद राधिका को होश आया। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो कहने लगी कि कुछ नहीं, बीपी लो होने के कारण ऐसा हुआ था। उसके खान पान का ठीक से ख्याल रखो। मुझे तो अब डॉक्टर पर भी शक होने लगा था। तब भी मैं चुप रहा। मुझे अब मेरे भाई पर और ज़्यादा शक होने लगा था। पर मैंने यही सोचा कि मैं 3 महीने का इंतज़ार करूँगा और 3 महीने होते ही राधिका को तलाक दे दूँगा। ऐसी लड़की की मेरी ज़िंदगी में
कोई जगह नहीं है। एक दिन मैं काम पर से जल्दी लौट आया था और हॉल में बैठकर चाय पी रहा था। मैंने देखा कि राधिका तैयार होकर कहीं जा रही थी। हम दोनों में बातचीत एकदम बंद थी, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। वो आगे गई तो मैंने अपनी बाइक निकाली और उसके पीछे गया। उसकी ऑटो वाले को एक क्लिनिक के सामने रुकने के लिए कहा। मेरे अंदर द्वेष की भावना निर्माण हो रही थी। वो अंदर गई और थोड़ी देर बाद जब मैं अंदर गया तो वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। जब रिसेप्शन पर पूछा और अपनी पत्नी का नाम बताया तो वो रिसेप्शनिस्ट ने कहने लगी, ये आपकी पत्नी की रिपोर्ट है, आप उसे डॉक्टर के केबिन में ले जाइए, वो वही है। रिपोर्ट देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं सीधे ही केबिन में पहुंचा। वहाँ मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैं जिससे इतना प्यार करता था, जिस पर इतना विश्वास करता था, उसी ने मेरा विश्वासघात किया। वो मेरे सामने थी और बोली कि अब तुम्हें तो सच पता चल ही गया है ना। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा और उसे वो रिपोर्ट पकड़ाई। आगे वो कहने लगी कि मुझे ऐसी बीमारी है जिस वजह से मैं अपने पति के पास नहीं जा सकती। मैं जब 13 साल की थी तब माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे लिए मेरी बड़ी बहनी सब कुछ थी। मैं 14 साल की हुई और मुझे पीरियड्स आना शुरू हुए और जब आते तो रुकते ही नहीं थे। डॉक्टर को दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दीदी ने मुझे कई जगह दिखाया। फिर मैं 22 साल की हुई और तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया। जब मैंने इस रिश्ते के लिए मना किया तो दीदी कहने लगी कि लोग अच्छे हैं, अपने मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है, भैया भाभी के लिए तू बोझ सी बन गई है। क्या पता आगे जाकर कैसे आदमी से तेरी शादी करवा दे। तू खुशकिस्मत है कि नितिन ने खुद तेरा हाथ मांगा है। डॉक्टर को जब मैंने शादी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि 3 महीने और ट्रीटमेंट ले लो, दवाइयों का कोर्स पूरा करो और 3 महीने तक पति को अपने पास मत आने देना, वरना उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। बस यही सच्चाई थी जो मैंने तुमसे छुपाई और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा। आज जब मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं और सब कुछ नॉर्मल है तो आज मैं तुम्हें ये बताने ही वाली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहूँ। मैंने अपनी पत्नी पर शक किया, अपने भाई पर शक किया। मुझे खुद की ही शर्म आ रही थी। मैंने राधिका से माफ़ी मांगी और सारी गलतफहमियां दूर कर हम अपने घर चल दिए। साथियों, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम सिर्फ गलतफहमियों के दम पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा विश्वास और थोड़ी समझदारी दिखाए तो रिश्ते इस तरह से उलझेंगे नहीं। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।